नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेडियो जैल में। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और वीडियोस में भी कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पीसीएस की नई टेस्ट सीरीज मार्केट में आ गई हैं, तो प्लीज़ उसको इस बार डिस्कस करवा दीजिए। तो आप लोगों की डिमांड पर ही हम लोगों ने कैरियर एम्पावर आईएएस, जो कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो हमने इसके कुछ टेस्ट हैं, लगभग 14 के आसपास टेस्ट हैं, वो सारे टेस्ट हम आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे। ये पूरी की पूरी एक सीरीज ही है इसकी, और डेली आपको इसमें एक वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए और जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। उसके बाद आपको करना ये है, देखिए जो टेस्ट सीरीज को बनाने वाली टीम होती है, इंटायर टीम, उसके दिमाग में एक फ्रेमवर्क चल रहा होता है और वो पूरे इंटायर सिलेबस को अपने माइंड में सेट करके ही टेस्ट सीरीज बनाती है। आपको टेस्ट सीरीज से बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो एक एक टॉपिक को वो लोग टच करते हैं, आपको पता चलता है, आप एनालाइज कर पाते हो कि कौन सा वीक टॉपिक है आपका, या कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे आपने छोड़ दिया, कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जिसने इंटायर सिलेबस पढ़ा है। हालांकि आपको पढ़ना ऊपर ऊपर ही है, पर यूपीपी से थोड़ा डीप में जाता है, पर फिर भी आपने अगर इंटायर सिलेबस पढ़ा है तो सिलेक्शन उसी का होना है, उसी का प्री भी निकलना है, उसी का मेंस निकलना है, उसी का इंटरव्यू भी निकलना है। तो आप कभी भी ऐसा मत करिए कि एक टेस्ट इसका दे रहे हो, दूसरा किसी और कोचिंग का, तीसरा किसी और कोचिंग का और चौथा आप किसी और का दे रहे हो। ऐसा नहीं, जिसको भी फॉलो करिए उसको कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए, उसको बीच में छोड़ना सही नहीं होता। तो इसके डेली हर एक टेस्ट आएगा, आपको करना ये कि बस इसे फॉलो करना है, इसको आपको फॉलो करना है। लगभग 14 डेज लगेंगे, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। उसके बाद दूसरी टेस्ट सीरीज मिलती है, उसको हम करवाएंगे। तो इस तरह आपका एक रूटीन बना होगा और आप एनालाइज कर पाओगे कौन से वीक पॉइंट्स हैं आपके। तो ये आपकी पढ़ाई को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो ये किया जाता है भूटिया के द्वारा। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपकी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तर प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक महासागर, अलगुहास धारा हिंद महासागर। तो यहाँ बाकी सारे करेक्ट हैं, लेकिन हम्बोल्ट की जो धारा है ये, इसे पेरू की धारा भी कहते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये एक कोल्ड करंट है, जब आप एल नीनो ला नीनो पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको हम्बोल्ट धारा पढ़ना पड़ता है। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जब आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होगी, भूमध्य सागर में होती है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को 7 आर्थिक क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा जाता है। निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं, तो ज्वारी वन ये आपको मिलते हैं कहाँ पर, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्रों में। मैटूर परियोजना किस नदी पर है, तो मैटूर परियोजना ये आपको मिलती है कहाँ पर, कावेरी नदी पर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, तो ये ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसमें पृथ्वी का घूर्णन ही है। दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। इसी में आप फेरल का नियम पढ़ते हैं, कई सारे जोन आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है क्या है, कर्नाटक का पठार। उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश ये सारे भूकंप की तीव्रता वाले मेखला में आते हैं, और कर्नाटक का पठार नहीं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जाहिर सी बात है कोस्टल रीजन ही कोई ना कोई होगा। तो अब देखते हैं, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कहाँ पर, खंबात की खाड़ी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की जाती है 1976 में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, इसका कारण है इन नदियों के मार्ग ढाल की समान प्रकृति के विरुद्ध है। तो नर्मदा और ताप्ती, इनके जो ढाल है, तो सामान्यतः नदियां कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं।
तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, बी। आगे देखते हैं, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। आगे देखते हैं, भारतीय बैंक संघ के प्रमुख कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, तो इन फैक्ट्स को आपको प्रेजेंट में, करंट में भी एक बार चेक करके रखना है। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे कुछ दिन पहले आप एक बार इसको वापस से चेक करके जाओ। तो इसका जो राइट आंसर है 14 का वो है क्या, सी, बीजी कन्नन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था किसको, आमिर खान को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चीन और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। तो चीन और नेपाल के बीच में प्रतिकार 1। कैबिनेट द्वारा ओबीसी की कितनी नई प्रविष्टियां की गई हैं। तो कैबिनेट द्वारा ओबीसी की 15 नई प्रविष्टियां यहां पर की गई हैं। वीडी सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत कब बनाया था। तो इन्होंने अभिनव भारत को बनाया था कब, 1904 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा मिलेगा, आइजेल। निम्नलिखित में से किसने मई 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा, डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आम की बौछारें केरल, काल बैसाखी राजस्थान, मंजरी बौछारें कर्नाटक, लू हरियाणा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है क्या, 21 का बी, काल बैसाखी। तो ये कुछ रीजनल नेम्स है। तो काल बैसाखी ये राजस्थान नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, क्षेत्र में ये चलती हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है अनंत शांति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। धारमत का युद्ध, बहादुरपुर, खजुआ और सामूगढ़। तो यहाँ पे हमारा जो इसका राइट आंसर है 24 का वो है डी, अर्थात पहले आएगा बहादुरपुर, फिर धारमत का, और फिर सामूगढ़, और फिर अंत में खाजुआ का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, दीवाने इंशा दान विभाग, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। तो इसका जो राइट आंसर है 25 का वो है हमारा क्या, सी, दीवाने इंशा। दीवाने इंशा ये संबंधित था किससे, दान विभाग नहीं बल्कि अभिलेखाओं से संबंधित कुछ राजाओं के पत्र वत्र ये सारी चीजें रखने का, संग्रहित करने से संबंधित ये था। निम्नलिखित में से किस राजवंश में फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था। तो यहाँ पे आपको मिलता है कहाँ पे, इक्ष्वाकु में। निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया। तो ये आपको मिलता है कहाँ पर, गुफा संख्या 1 में। सुमेलित कीजिए, पद्मगुप्त और इसके संरक्षक जयचंद्र गहड़वाल, राजशेखर, महेंद्रपाल फर्स्ट प्रतिहार, श्रीहर्ष, सिंधुराज परमार, वक्पति कन्नौज का यशोवर्मन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेखक और उसके संबंधित संरक्षक है। तो 28 का राइट आंसर है हमारा ए, अर्थात पहले का ए, दूसरे बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की। तो इसकी व्याख्या आपको मिलती है किसके द्वारा, मनु के द्वारा। विधि, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था। तो ये आपको मिलता है का प्रवाहण जावली, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगमहल संस्कृति संबंधित है। तो रंगमहल संस्कृति ये आपको संबंधित मिलेगी किससे, गुप्त युग से। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। केवलाद्वैत शंकर,
शुद्धाद्वैत, यामानुज, द्वैताद्वैत, निम्बार्क, प्रवाहर, जावली, मत। तो यहाँ पे 2032 का राइट आंसर है हमारा ए, केवलाद्वैत, क्योंकि सुमेलित नहीं है हमें बताना है, तो केवलाद्वैत संकर, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे भावभूति 10 कुमार चरित, शूद्रक, उत्तर रामचरित, दंडी, किरातार्जुन नियम, भरवी, मृच्छकटिका, इनको आपको सुमेलित करना है। तो 33 का जो राइट आंसर है हमारा वो है क्या, सी, अर्थात भावभूति। भावभूति का हो जाएगा उत्तर रामचरित, बिल्कुल फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ए का दूसरा। शूद्रक, इसका हो जाएगा क्या हमारा, मृच्छकटिका, शूद्रक, मृच्छकटिका। आगे दंडी 10 कुमार चरित, और फिर भारवी का हो जाएगा हमारा क्या, किरातार्जुनी या। तो 33 का सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 34। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। तो ये संबंधित ग्रंथ है, आपको मिलता है किससे संबंधित, चिकित्सा शास्त्र से। 34 का डी इज द राइट आंसर। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा। 35 का राइट आंसर है क्या, बी। उत्तर प्रदेश सरकार की हौसला पोषण योजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित आपको मिलती है किससे, गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है निर्माण क्षेत्र के लिए। 37 का डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, आप इसको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एस चक्रवर्ती समिति मौद्रिक सुधार, आबिद हुसैन समिति अवस्थापना, आर चिल्लैया समिति कर सुधार, और एस तेंदुलकर समिति गरीबी अनुमान। तो 39 का जो राइट आंसर है हमारा वो है क्या, बी, आबिद हुसैन समिति अवस्थापना, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित आर्थिक विषयों में से कौन सा भारत के वित्त आयोग के क्षेत्र में नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए आपको ए और बी ऑप्शन दोनों सेम मिलेंगे कि आयकर एवं अन्य करों का बंटवारा एवं विवरण, संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित कोई अन्य बात, योजना के राजस्व साधनों का निक्षेपण। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ये इसके क्षेत्र में नहीं आता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भारतीय आयकर है। तो भारतीय आयकर कैसा है, यह एक प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है या प्रगतिशील है या समानुपातिक है या आय के प्रति लोचशील है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर उपयोग करके सही उत्तर हमें यहाँ पे चुनना है। तो कौन कौन से यहाँ पर सत्य हैं। तो 41 का राइट आंसर है हमारा क्या, सी, अर्थात 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था। आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 194। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 42 का वो है हमारा क्या, बी, अर्थात 101, 102 और अनुच्छेद 190 में यहाँ पर संशोधन किया गया। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। तो पूरे देश को यहाँ पर 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, बी, 2 माह के लिए। इसे आप जरूर याद रखिए क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। महाराष्ट्र का जो केस हुआ उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ पर आया था, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। 44 का बी। आगे देखते हैं, प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है। तो इसकी सूची तैयार की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो ये प्रभावित मिलेगी आपको कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के 11वें भाग में ग्रामीण पंचायतों के न्याय क्षेत्र में कितने विषय रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कितने, 29। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन प्लान 1946,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नागरिक समता का आशय क्या है? कानून की समझ क्षमता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या राज्य के मामले में समान भागीदारी का अधिकार। तो 49 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, कानून की समझ क्षमता। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 50 का वो है ए, सामाजिक सुरक्षा। ये हमारा क्या है? अधिकार नहीं। आगे देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसकी देख रेख में कार्य करता है? तो लोकसभा का सचिवालय यह संसदीय मामलों के मंत्रियों की देखरेख में कार्य करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 1937 के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कैसा रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या? सी, अत्यधिक अच्छा। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में आपको जस्ता अर्थात जिंक। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया है 1999 में। निम्नलिखित में से परजीवी पौधों की पहचान करें। घटपर्णी, ब्लेडरवर्थ, सूरजमुखी, अमरबेल। तो परजीवी आपको बताना है, तो परजीवी यहाँ पे 55 का राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस या कैंडिदा स्लूजी, सैक्रोमाइसीर सेरेविसी या लिकोस्पोरिडियम फ्राइजिडियम। तो यहाँ पे 56 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, कैंडिडा एल्बिकेंस। आगे देखते हैं, स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किसका सूचक है? तो ये सूचक है किसका? 2K की कमी, K2 कमी। तो यहाँ पे 2K की कमी, ये मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना इसका सूचक है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मायोपिया नेम का। यहाँ पर नेत्र होना चाहिए। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट ये बीमारी होती है किसके द्वारा? फफूंद से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इंसुलिन, वेब्रॉक्सिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है 61 का वो है क्या? सी, अर्थात साइटोकाइनिन। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो फ्लोएम अर्थात फूड। तो यहाँ पे 62 का जो राइट आंसर है वो है आहार। फ्लोएम से फूड याद रख सकते हैं, तो आहार वहन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो 63 का राइट आंसर है क्या? बी, अर्थात लेह। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हम्बोल्ट बिल्कुल है, ब्राजील, आयोशिवा, कनारी। तो एक तो यहाँ पे बिल्कुल है, तो ए या सी में से कोई आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 4 अर्थात कैनेरी की धारा, ये एक ठंडी जलधारा है। तो 1 और 4 ये आपको मिलेंगे किसमें? सी में। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या? सी। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? वृक्षाच्छादित क्षेत्र आपको सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में या पश्चिमी तट में या पूर्वी तट में। तो ये आपको मिलते हैं कहाँ पर? पूर्वी डेक्कन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि। तो 66 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? सभी। राज्य सरकार ने दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, किस जानवर के पुनर्वास को मंजूरी प्रदान की है? तो दुधवा नेशनल पार्क में आपको मिलता है किसका? नेपाली गैंडी। तो 67 का राइट आंसर है क्या? सी। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यह पशुओं के अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर पैदा करता है। तो 68 का जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, अर्थात 1, 3 और 4 यहाँ पर सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 69, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। ए, वनारोपण तथा परती एवं भूमि संरक्षण में। बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। सी, वन्यजीव संरक्षण में। या डी, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो 69 का जो राइट आंसर है हमारा वो है क्या, बी, अर्थात कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। क्यू और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है क्यू का। क्यू और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है क्यू का। या सी ऑप्शन, क्यू सही है किंतु आर गलत है। या डी, क्यू गलत है किंतु आर सही। तो 70 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ए, अर्थात दोनों सही हैं और कारण कथन दोनों सही स्पष्टीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश में हानिकारक धूम कोहरे एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कानून बनाया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या, ए, अर्थात चीन ने। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण व रेल मंत्रालय को किस जानवर की सुरक्षा हेतु कदम उठाने के निर्देश दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है क्या, हाथी। आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के कारणों पर विचार कीजिए। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, या लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो निकट दृष्टि दोष, इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है 73 का वो है ए। जरा दृष्टि रोग निवारण के लिए लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है वह ताप क्या कहलाता है? तो वह ताप कहलाता है हमारा क्या, क्यूरी ताप। 75 का सी इज द राइट आंसर है। न्यूट्रिनो की खास बात क्या होती है? इनके चक्रण एक दूसरे के समान होते हैं, इनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या चक्रण की गति में अचानक बड़ा अंतर आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह इनके चक्रण एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसे रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये ब्रीडर रिएक्टर कहलाते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यूरेनियम, तो 78 का जो राइट आंसर है हमारा वो है डी, यूरेनियम 235 या प्लेटोनियम 239। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, जितना कार्य करने से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कार्यफलन। प्रकाश विद्युत शेल का इस्तेमाल होता है सिनेमा घरों में ध्वनि में पुनरुत्पादन में, स्वचालित दरवाजों के खुलने तथा बंद होने में, बैंकों की तिजोरी में, या अंतरिक्ष यान की बैटरी में। तो इसमें इन सभी में प्रकाश विद्युत शेल का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है और इस्तेमाल होता भी है। तो 80 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, टी। प्रतिदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं, तो इसके उदाहरण है क्या? इसका राइट आंसर है डी, अर्थात कि उपरोक्त सभी फ्लोरोस्फार, पेट्रोल, कुनीन सल्फेट, यूरेनियम ऑक्साइड और बेरियम, ये सारे के सारे इसके उदाहरण में शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक ऐसा आकाशीय पिंड जो पहले क्षुद्र ग्रह या लेकिन अभी बौना ग्रह है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, सेरेस। स्टार स्कीम की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है कौशल विकास से। 84, राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनमें निर्यात की अत्यधिक संभावना है? 84 का राइट आंसर है जस्ता, तांबा, अभ्रक, घिया पत्थर। 85, आई एम प्रिंट इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी किस मंत्रालय की पहल है? तो यह पहल है किसकी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत में निम्नलिखित में से किस योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो 86 का राइट आंसर है हमारा क्या? सी, अर्थात 1 2 3 4, ये चारों के चारों। जनता के पास करेंसी से, बैंकों में जमा राशि से, बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि से। क्वेश्चन नंबर 87। अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक एक योजना का मसौदा प्रस्तुत किया गया था, वह किस योजना से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? सी, बॉम्बे प्लान से। निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? करारोपण या सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर या सार्वजनिक ऋण। तो 88 का हमारा राइट आंसर है ब्याज दर। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो 89 का राइट आंसर पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है कौन? पाकिस्तान। 89 का ये इज द राइट आंसर। जैम जन धन आधार मोबाइल की सफलता की राह में कौन कौन से तत्व अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय संरचना का अभाव, दूसरा गरीबी, केंद्र एवं राज्यों के बीच परस्पर समन्वय का अभाव, और चौथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े एजेंट। तो 90 का जो राइट आंसर है हमारा वो है डी, अर्थात 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या है इसमें अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। अ ट्रीएच ऑफ मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इसके लेखक हैं हमारे कौन? कीन्स। 91 का बी इज द राइट आंसर। एक राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र ऑफर कर उस अक्ष की ओर झुकता है जो मापती है आयात वस्तु, निर्यात व आयात वस्तु या अव्यापारिक वस्तुएं। 92 का राइट आंसर है आयात वस्तुएं। 93 देखते हैं। पाक्षिक संतुलन विश्लेषण विधि किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह देन है किसकी? एल्फ्रेड मार्शल की। सी इज द राइट आंसर। एक देश की करेंसी के मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतें में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर देश की करेंसी के मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतें अपरिवर्तित होती हैं। तो 94 का हमारा बी इज द राइट आंसर। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसमें सर्वोच्च संस्था नाबार्ड। भारी उद्योगों के विकास की व्यूह नीति बनाई गई थी। तो 96 का राइट आंसर है क्या? ए, द्वितीय योजना में। भारी उद्योगों के विकास की जो व्यूह नीति वो द्वितीय योजना में बनाई गई थी। किसी उत्पादन लागत को क्रय करने पर फर्म जो लागत सहती है उसे क्या कहते हैं? निहित लागत, स्पष्ट लागत, डूबती लागत या स्थिर लागत। तो 97 का हमारा राइट आंसर है क्या? बी, स्पष्ट लागत। जब कीमत में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांगी हुई मात्रा अपवर्तित रहे तो मांग की कीमत सापेक्षता का गुणांक होता है, इकाई के बराबर या 1 से अधिक या इकाई से कम या शून्य। तो इसका राइट आंसर है शून्य। भुगतान संतुलन का आधिक्य बन सकता है रोजगार व मुद्रा पूर्ति के घटने का, रोजगार के कम होने का व मुद्रा पूर्ति के बढ़ने का, या मुद्रा पूर्ति में कमी का, या रोजगार व मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का। तो 99 का राइट आंसर है हमारा क्या? सी, मुद्रा पूर्ति में कमी का। मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय, उपरोक्त सभी। तो 100 का राइट आंसर है हमारा क्या? डी, अर्थात उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का दूर होना सबसे मुश्किल है? मौसमी, अनैच्छिक, ढांचागत या घर्षणात्मक। तो यहाँ पे आपको ढांचागत जो बेरोजगारी है इसको दूर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। आगे देखते हैं। वैगनर का नियम संबंधित है किससे? बढ़ते सार्वजनिक व्यय से, बढ़ती विदेशी तकनीकी की मांग से, विकासशील राष्ट्रों के कर आधार बढ़ाने से, या बढ़ते रक्षा व्यय से। तो 102 का हमारा राइट आंसर है क्या? ए, अर्थात बढ़ते सार्वजनिक व्यय से। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ अपने 3 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का समझौता किया। तो वे शहर कौन से हैं? तो 103 का हमारा राइट आंसर है क्या? डी, अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम।
प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें हम मिलाते हैं किसी सल्फर को। WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलता है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। उपरोक्त स्लोगन पशु हमारे खाने, पहनने, अनुसंधान, मनोरंजन या किसी भी तरह के दुरुपयोग के लिए नहीं है, किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा यह कहा गया स्लोगन है? पेटा, ट्रैफिक, यूनेस्को या पीस? तो इसका राइट आंसर है क्या? पेटा। किन पंचवर्षीय योजना में वायु प्रदूषण संरक्षण हेतु कानून पारित किया गया? 7वीं या दूसरी या 6वीं या 8वीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में। पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षक नीति की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का विकल्प क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का विकल्प के रूप में देखा जाता है किसे? HFC 134A को। 110 का बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से अकार्बनिक पदार्थ हैं? नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर या फास्फोरस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, सारे के सारे अकार्बनिक ही पदार्थ हैं। किस राज्य ने 28 फरवरी को देश की पहली हवाई तीर्थ यात्रा शुरू की? तो ये शुरू की गई किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। 112 का बी इज द राइट आंसर। 28 फरवरी को देश की पहली हवाई तीर्थ यात्रा। अप्रैल 2017 से किस प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 12 की तक मिड डे मील मिलेगा? तो 113 का हमारा राइट आंसर है क्या? डी, अर्थात दिल्ली। दक्षिण एशिया का पहला हेलीपोर्ट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है कहाँ पर? दिल्ली के रोहिणी में। इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर किस प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं ओडिशा सरकार के द्वारा। गौ संरक्षण कानून लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। गौ संरक्षण कानून लगाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। किस राज्य सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। कौन सा राज्य 23 फरवरी को उदय योजना में शामिल होने वाला 22वां राज्य बना? तो इसका राइट आंसर है क्या? सिक्किम। रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? तो ये लागू की गई सबसे पहले कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है किससे? लघु उद्योग क्षेत्र से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सेस एक प्रकार का क्या है? तो सेस यह करदाता को छूट स्वरूप जो प्रदान किया जाता है उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो भारत एशिया कप की मेजबानी करने वाला है 2018 में। विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 27 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता विकास निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है कब? 21 अक्टूबर को। औरंगजेब के काल में जिन शतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर को दखल कर दिया था वे कौन थे? कबीर के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, गुरु नानक के या रविदास के? तो 125 का राइट आंसर है हमारा दादू के अनुयायी थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था हेनरी 8 ने, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, जेम्स प्रथम ने या चार्ल्स प्रथम ने? तो 126 का हमारा राइट आंसर है एलिजाबेथ प्रथम ने। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। तो यह कहाँ पर की गई थी? बिजनूर में, सेरा में या सुंडा या डिंडीगुल में? तो 127 का राइट आंसर है डिंडीगुल में। जिस मराठे ने 1719 में फर्रुख सियार का
तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की वह कौन था? तो 128 का राइट आंसर है हमारा सरफराज खान। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संगठित किया था कब? तो 1800 में, 1805 में, 1809 में या 1811 में? तो 129 का राइट आंसर है क्या? सी। 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? तो इसके प्रेरक हेनरी विवियम डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। कहां पर? वीरेश लिंगम ने। किसके द्वारा किया गया था? वीरेश लिंगम ने या केटी तेलंग ने या बहराम जी ने या गोपालाचार्यार ने? तो 131 का हमारा राइट आंसर है वीरेश लिंगम ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पुन्नप्परा वायलार मूवमेंट कहां से संबंधित था? तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट और एका मूवमेंट। तो यहां पे 132 का जो हमारा राइट आंसर है वो है क्या? सी, अर्थात पुनप्परा वायलार मूवमेंट केरला। वायलार मूवमेंट केरला, याद रखिए इसको। तेभागा मूवमेंट ये हो जाएगा हमारा क्या? बंगाल। तेलंगाना मूवमेंट ये चलेगा कहां पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और एका मूवमेंट ये चलेगा कहां पर? आपका यूपी में। आगे देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? गुरु का बाग आंदोलन, वाईकोम सत्याग्रह, काकोरी कांड और नेहरू रिपोर्ट। तो यहां पे देखिए नेहरू रिपोर्ट ये तो लास्ट में जाने वाला है, और काकोरी कांड। इसका 133 का जो राइट आंसर है वो है ए, अर्थात गुरु का बाग आंदोलन सबसे पहले, फिर वाईकोम और फिर काकोरी कांड और फिर नेहरू रिपोर्ट। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो यहां पर क्रमशः 71 और 147 स्थान यहां पर प्रदान किए गए थे। 134 का बी इज द राइट आंसर। ताम्र संचय का संबंध किससे है? चमकीले लाल मृदभांड से, गैरिक मृदभांड से, काले और लाल मृदभांड से या चित्रित धूसर मृदभांड से? तो 135 का जो राइट आंसर है वो है क्या? बी, गैरिक मृदभांड से। पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? यह ऋग्वेद के 7वें मंडल से आया है, या इसमें ब्राह्मण का आद्य पुरुष के मुख से निःसृत होने का उल्लेख है, यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, या यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल से आया है, ये गलत कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, या उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सही नहीं है, उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था, ये यहां पर सही नहीं है। आगे देखते हैं परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहां पर मिलता है? तो ये आपको मिलता है कहां पर? भगवानपुरा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। जाति का लक्षण नहीं है, अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य या आनुवंशिकता? तो 139 का राइट आंसर है साम्य। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहली बार कहां मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मसूत्रों में। निर्वसित अर्थात वर्जित और अनिर्वसित अर्थात अवर्जित शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? तो ये आपको उल्लेख मिलता है कहाँ पर? आपके पास ऑप्शन है यास्क के निरुक्त में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इनमें से किसी में भी आपको इसका उल्लेख नहीं मिलता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण संगम युग के तमिल समाज का है? जटिल जाति व्यवस्था,
राजाओं और वेलालों के बीच अंतर्विवाह का निषेध, ब्राह्मणों में निरामिषता, उत्तरोत्तर आर्यीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है 142 का वो है हमारा क्या, डी। केवल 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे संघ युग के तमिल समाज का है, बाकी सारे अन्य। तो इसका राइट आंसर है 142 का क्या, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलता है कहाँ पर, हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य मिलता है। जस्टिन के विवरण में, एरियन के विवरण में, या मेगास्थनीज के विवरण में, या स्ट्रोबो के विवरण में। तो भागवत धर्म ये आपको मिलेगा कहाँ पर, मेगास्थनीज के विवरण में। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था कपत्तक, पुराण, चूर्णी, पण या दिनार। तो इसका राइट आंसर है क्या, पण। अपने वृत्तांत में फाह्यान उल्लेख नहीं करता मध्य प्रदेश में शांति और व्यवस्था का, दंड न्याय की कठोरता का, चंडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में, या आम लोगों में निरामिषता का। तो 144 का राइट आंसर है हमारा क्या, बी, दंड न्याय की कठोरता का। आगे देखते हैं 147। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध लिखा था? तो ये लिखा जाता है किसके द्वारा, भोज के द्वारा। 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शोध कौन सा है? तो वह शोध है लेखा पद्धति। 149। दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या था? तो इनका स्वरूप आपको मिलता है ऐसे गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और उनकी प्रमुखता थी। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर, तो यह नेपाल में स्थित है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है, और इसका जो टेस्ट नंबर 2 है इसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल इसी चैनल पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचती रहे तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी टेस्ट हम इसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे उन्हें आपको डेली देखना है। जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसको देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो आप स्पीड को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन इसे कंप्लीट ज़रूर देखिए।